पार्ट 5 है। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो हमने बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं डिसोसिएट होते हैं, बल्कि वो आंशिक रूप से आयंस में टूटते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल लिया एस्टिकम इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने डिजोल्व किया, जब वो आयंस में टूटे तो वो जैसे 100 मोल था तो केवल उसके 2 मोल टूटे, 98 मोल रह गए। जब हम उसमें और पानी उसको और डाइल्यूट करते जाएंगे और पानी मिलाते जाएंगे तो वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या मतलब आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो पहले 2 मोल टूटे तो 2 मोल एसीटेट आयन के थे, तो 2 मोल आपके एसीटेट आयन के और 2 मोल हाइड्रोजन आयन के, 2-2 मोल थे। लेकिन जब हमने और उसको डाइल्यूट किया तो 2 और हो गए, 4 हो गए, और डाल दिया तो और बढ़ गए, तो आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है बढ़ती है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आयंस का मूवमेंट, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ रही है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान नहीं है। जैसे हमने बताया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाई हक्कल ने एक इक्वेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान नहीं था, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे कोलराउस, तो उन्होंने एक लॉ जैसे बोलते हैं कोलराउस का नियम। तो पहले इसके ग्राफ को देखिए, क्योंकि हम जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में ग्राफ देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ इसका मिलता है कंसंट्रेशन के टर्म में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, इसका ग्राफ कुछ हमको ऐसा मिलता है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना आसान नहीं था, तो इसके लिए एक नियम आया जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। तो मोलर कहने का मतलब जो कोलराउस लॉ है वो किस लिए है? फॉर डिफाइनिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको दिया किसने? कोलराउस ने। तो कोलराउस लॉ डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाई हक्कल ऑनसैगर का इक्वेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा है? कोलराउस लॉ जो है वो मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करता है या डिफाइन करता है। अब हम देखेंगे कोलराउस लॉ है क्या, कैसे इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज कोलराउस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हाट इज कोलराउस लॉ? देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनु विलयन होने पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज equal to sum of molar conductivity of cation and anion। देखिए अभी नहीं समझ में आया होगा, फॉर्मूले से बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी अनंत तनु विलयन पे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अनंत तनु विलयन की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी हमने बताया कि मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला है, या मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। और कह रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अनंत तनुता पे, तो लैम्डा एम नॉट।
लैम्डा एम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, molar conductivity of cation and sum of molar conductivity of cation and anion at infinite dilution, at infinite dilution, lambda plus naught and lambda minus naught। ये इसी फार्मूले को आपको डेफिनेशन याद हो ना हो, लेकिन ये फार्मूला याद होना चाहिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए कहने का मतलब ये कि लैम्डा एम नॉट ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड लैम्डा प्लस नॉट ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। एंड लैम्डा नॉट माइनस दैट इज मोलर, ये दोनों ही, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा बोल रहे हैं, दोनों को ही लैम्डा कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। तो सिंपल सा मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, प्लस का मतलब केटायन, माइनस का मतलब है एनायन। तो सिंपल सा खुलराउस ने ये फॉर्मूला दिया। अब जैसे अब हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखिए, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा NaCl नॉट, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का, तो लैम्डा एम की जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा NaCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, सोडियम क्लोराइड को तोड़िए तो क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, तो क्या हो गया, लैम्डा Na प्लस नॉट प्लस लैम्डा Cl माइनस नॉट, ये हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया। दूसरा जैसे हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा Ca2 प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा Cl माइनस नॉट, और कितने क्लोराइड है, 2, तो ये आगे इस तरफ कॉफिशिएंट लग जाएगा, आगे इसके आगे कॉफिशिएंट। इसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया MgSO4 हमारे पास है, इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, क्या हो जाएगा देखिए, लैम्डा MgSO4 नॉट क्या बराबर लैम्डा नॉट Mg2 प्लस, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना इसमें, फिर लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, केटायन की जगह पर केटायन, एनायन की जगह पर एनायन, यदि आगे कोफिशिएंट है तो आगे हम इसके लगा देंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं, सिंपल इसी तरीके से इसको करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी खुलराउस लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है जैसे अब चूंकि स्ट्रॉन्ग, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो कोलराउस लॉ था वो स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, जैसे हमारे पास है एसिटिक अम्ल, ये क्या है, एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पहले एक चीज समझें कि कोलराउस ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं बाय हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर आप सिंपली अपने याद करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू
Kulrausch law, molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of weak electrolyte can be calculated by help of molar conductivity of strong electrolyte। क्लियर है? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो निकाली जाती है किसकी सहायता से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हमारे पास अब हमने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा एसिटिक अम्ल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको तोड़ देंगे CH3COOH, क्या बन जाएगा? CH3COO माइनस एंड प्लस H प्लस। अब ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखें क्या हो जाएगा? लैम्डा CH3COOH नॉट बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा CH3COO माइनस, ये मान लीजिए एनायन हो गया, एंड लैम्डा, ऐसा नहीं आप केटायन एनायन को इधर केटायन तो लिखते हैं, आप एनायन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H प्लस लैम्डा आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं इस तरीके। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक अम्ल था। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड और HCl, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं। इनकी सहायता से हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1 by 1 क्या करेंगे, इनकी मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे। देखिए अब CH3COONA, इसको देखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? टूटेगा तो क्या बना लेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, क्या निकल जाएगा? आप देखिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लैम्डा m की जगह पर हम लिख देंगे लैम्डा CH3COONA नॉट बराबर लैम्डा CH3COO माइनस, और इधर माइनस हो गया, सॉरी जीरो नॉट हो गया, प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, ये हो गया। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे को तोड़ते हैं, दूसरा तोड़ते हैं हम, दैट इज NaCl को तोड़ा, क्या बन गया? Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए तो इसको तोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस एंड प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या रह गया हमारे पास? HCl। अब हमारे पास है HCl है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे HCl। तीसरा है थर्ड, दैट इज HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट HCl इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया। अब जो ऊपर आप दोनों को देखिए, अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, मतलब एसिटिक अम्ल की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कहने का मतलब यह है कि यहीं पर हम लिख सकते हैं कि फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक अम्ल बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से? ये जो तीनों दिए हैं, इसकी सहायता से हमें एसिटिक अम्ल की मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इसके द्वारा निकालना है। तो अब हमने सबको तोड़ करके डिफाइन अब निकाल दिया सबकी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए हमें ये चाहिए, एसिटिक अम्ल चाहिए। क्या एसिटिक अम्ल जब तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिटेट आयन H प्लस। मतलब हमें एसिटिक अम्ल चाहिए तो हमें क्या चाहिए? एसिटेट आयन चाहिए और H प्लस आयन चाहिए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? एसिटेट आयन मिल जाएगा, लेकिन H प्लस आयन नहीं मिलेंगे। अब इक्वेशन 3 को देखें तो आपको H प्लस मिल जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एसिटेट आयन, यहाँ से मिल जाएगा H प्लस आयन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एसिटिक अम्ल मिलेगा। तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दें और इक्वेशन नंबर 2 को उसमें से माइनस कर दें तो हमें एसिटेट मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगला हम करेंगे बाई एडिंग, अगला हो जाएगा बाई एडिंग
by adding equation number 1 and 3 and subtracting equation number 2। मतलब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करके इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हम इसको करते हैं, देखिए क्या है हमारे पास, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, इसको इससे जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इसको जोड़ दिया। अब टू वाले को इसमें से माइनस करना है तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस बराबर क्या निकल आएगा, बराबर आपका निकल आएगा लैम्डा नॉट CH3COOH। कैसे निकलेगा देखिए, अब पहले देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस, ये आपस में कट कैंसिल। उसके बाद देखिए प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट Cl कट गया, क्या बच गया, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और लैम्डा नॉट Cl, यही बच गया आपका लैम्डा नॉट CH3COO माइनस एंड प्लस लैम्डा नॉट H प्लस बराबर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज लैम्डा नॉट CH3COOH। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से हम निकालते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन को आपस में जोड़ घटा करके जो हमें चाहिए उसको जोड़ लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें जो है मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से हम कोलरास लॉ की सहायता से मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। अब कोलरास लॉ का एप्लीकेशन एक तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्या हमने पढ़ा, पहला क्या था हमारा, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या है कि ये जो है आपका कोलरास लॉ ये क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करता है। तो पहला एप्लीकेशन कोलरास लॉ का यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ये ज्ञात करता है। अभी हमने सारा सिस्टम ऊपर बताया। अब इनकी मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। इसको हम न्यूमेरिकल की सहायता से देखेंगे कि इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होगा उसे लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज कोलरास लॉ। कभी कभी सिर्फ कोलरास लॉ ही पूछ लेता है, कभी कभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो कोलरास लॉ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका, सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा निकालते हैं, इससे अल्फा फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि पहली बात वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने में मदद करता है। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजित होने की जो है डिग्री को ये बताता है, अल्फा को ज्ञात करने में मदद करता है। तो अल्फा बराबर क्या होता है देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी, देखिए लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड लैम्डा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी का मान। एंड लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको बताते आ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये
तनु होने पर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर है। अब क्या है कि लैम्डा सी बराबर क्या होता है, दैट इज के इंटू 1000 अपॉन सी। तो के क्या है, कप्पा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सी क्या है, कंसंट्रेशन। हम ऑलरेडी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया है आपको। यदि मोलरिटी होगा तो यहाँ पर m हो जाएगा, नॉर्मलिटी होगा तो यहाँ पर n हो जाएगा। तो लैम्डा सी आप निकाल सकते हैं k इंटू 1000 अपॉन सी की सहायता से। और लैम्डा m नॉट अभी हमने बताया अकॉर्डिंग टू फुलरॉस लॉ, लैम्डा नॉट प्लस एंड प्लस लैम्डा नॉट माइनस, इसकी सहायता से आप दोनों को, कहने का मतलब यदि लैम्डा सी नहीं दिया इस फार्मूले से निकाल ले, लैम्डा एम नॉट नहीं दिया इस फार्मूले से निकाल करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। अब है थर्ड इंपॉर्टेंट या थर्ड जो है इसका एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट कांस्टेंट वैल्यू, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ कांस्टेंट या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ कांस्टेंट या इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मूला के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी दैट इज कंसंट्रेशन, सी जहां पर भी हो दैट इज कंसंट्रेशन, और इसमें फॉर्मूले में कहीं भी तो सी दैट इज कंसंट्रेशन एंड अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो यहाँ पर सी और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। कुल मिलाकर के फुलरॉस का एप्लीकेशन क्या हो गया, तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और भी पहला वाला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुलरॉस लॉ की सहायता से हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं पहला, और दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, वियोजन क्षमता, और साथ में हम वियोजन जो है स्थिरांक की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, तीनों फॉर्मूले। तो मुख्य रूप से आपको इसमें फुलरॉस लॉ याद रखना है। फुलरॉस लॉ सीधे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।